नमस्कार, मैं ब्रिजेश चौरसिया। स्वागत है आपको द डिग बाइट चैनल में। आज हमारे साथ एक हमारा नया प्रोग्राम शुरू हो रहा है, गेस्ट ऑन एजुकेशन। इस सिलसिले की शुरुआत हम कर रहे हैं। हमारे जो है गुरु रह चुके हैं, और जब हम लोग यूपीएससी की तैयारी करते थे, हमारे मार्गदर्शक थे दिव्यसेन सिंह जी। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अगर इनके हम बारे में बताएं तो लगभग हमको बहुत लंबी बात हो जाएगी। काफ़ी जो है 10 मिनट तक हम इंट्रो ही चलेगा। प्रतिभा के धनी है और लाखों छात्रों को जो है अपने मार्गदर्शन में तैयारी करा चुके हैं, और यूपीएससी में कई इनके सिलेक्टेड है। जी सर, आज हम आपसे कुछ क्वेश्चन पे आना चाहेंगे। इस सिलसिले की सर शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? अगर हम बात करें, आप इलाहाबाद से दिल्ली तक, इलाहाबाद टू दिल्ली कैसे शुरुआत हुई सर? बेसिकली मैं रहने वाला गोरखपुर का हूँ जी और जब हमने इंटर पास किया तो पहले से ही काफ़ी माइंड में था कि यूपीएससी क्रैक करना है, क्योंकि हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ पे आईएएस पीसीएस एक बहुत बड़ा सपना होता है एक मिडिल फैमिली के लिए। इंटर करने के बाद हम इलाहाबाद आए और इलाहाबाद में आके ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया और वहीं से पढ़ाई और यूपीएससी की तैयारी का दौर शुरू हुआ। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को यूपीएससी की फैक्ट्री कहा जाता था, पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, तो एक क्रेज़ भी था इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने का और उसी के साथ साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन की शुरुआत भी हो गई थी। जी। अच्छा सर, अगर उस दौर की बात करें, जब आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लिया था, वो कैसा दौर था? उसमें जब बच्चा घर से चलता है, जब ग्रेजुएशन चलता है, लगता है मुझे आईएएस बनना है, वो दौर कैसा रहा होगा? आपके दिल में क्या उस समय चल रही थी, क्या हलचल थी? वो एक बहुत ही मतलब सुनहरा अवसर था और मतलब एक क्रेज़ था इलाहाबाद विश्वविद्यालय को लेकर के और एक इलाहाबाद की भूमि को लेकर के, क्योंकि माना जाता था कि जो भी छात्र इलाहाबाद जाते हैं एक मतलब सफल होकर के ही वापस आते हैं। जी। और उस समय एक पढ़ाई का बहुत ही शानदार दौर हुआ करता था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बड़ी अच्छी पढ़ाइयाँ होती थीं, वहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। बीच में कुछ समय बाद थोड़ा-सा माहौल गड़बड़ हुआ और जब वहाँ पे छात्र संघ चुनाव शुरू हुआ, तो थोड़ा-सा माहौल इलाहाबाद विश्वविद्यालय का गड़बड़ हुआ। थोड़ी पढ़ाइयाँ गड़बड़ हो गईं और लेकिन फिर उसके बाद धीरे-धीरे जब छात्र संघ चुनाव वहाँ बंद हुए, तो फिर से वो दौर शुरू हो गया था। जी, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ दिव्यसेन सिंह जी जुड़े हैं, और ये जो है बहुत एजुकेटर हैं। ये मुखर्जी नगर में जो है कई लोग को जो है अब तक इनके मार्गदर्शन लोग सिलेक्शन पा चुके हैं, यूपीएससी सिलेक्शन पा चुके हैं, आईएएस बन चुके हैं। तो सर, अगर हम बात करें तो आप जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ, उसके बाद फिर वहाँ से आप ये दिल्ली तक सफ़र कैसा रहा? मतलब कैसे दिल्ली में आए, फिर दिल्ली में तैयारी करने आए थे, या यहाँ आके सीधे एजुकेटर? अभी क्या मतलब कुछ क्लियर नहीं, था? वहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हमने इकोनॉमिक्स से और पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद इकोनॉमिक्स से ही पीजी भी किया जी और उसी दौरान तैयारियां चल रही थी। हमने एग्ज़ाम भी दिया, मेंस भी दिया, इंटरव्यू भी दिया। फिर बीच में लगा कि थोड़ा-सा दिल्ली का क्रेज़ बढ़ने लगा जी और लगा कि अगर आईएएस बनना है तो दिल्ली मुखर्जी नगर जाना ही पड़ेगा। जी बिना मुखर्जी नगर जाए यूपीएससी नहीं निकलेगा। तो और यूपीएससी का सपना था, उसी को देख कर के परिवार से बात की और परिवार वालों ने मतलब मेरे फादर ने अपनी सहमति दी और दिल्ली मुखर्जी नगर आना हुआ और यहाँ पर कुछ समय तक रहे। कुछ पारिवारिक समस्याएं आई जिस वजह से फिर वापस मुझे गोरखपुर जाना पड़ गया। अच्छा, तो फिर सर, फिर दोबारा फिर यहाँ से आगे सेटअप बनाना, फिर से इतने लोगों को जो है कोचिंग संस्थान स्थापित करना, उसके बाद कई छात्रों को जो है मार्गदर्शन में उनको सिलेक्शन दिलाना, शिखर तक पहुँचाना, ये कैसा रहा आपके? बेसिकली जब मुखर्जी नगर में थे हम यहाँ पे, तो जब मेंस इंटरव्यू दिया और फिर कुछ पारिवारिक समस्याएं आई तो मुझे वापस जाना पड़ा, क्योंकि मैं घर का अकेला था। मेरी 4 सिस्टर हैं, 3 बड़ी हैं, 1 छोटी है, सबकी शादी हो चुकी है। तो जब परिवार के लिए सपोर्ट के लिए जब मैं घर गया तो लगभग 6 महीना साल भर चीज़ें थोड़ा उठापटक रहीं। उसके बाद लगा कि अब यूपीएससी की तैयारी न करके कुछ ऐसा काम किया जाए, क्योंकि अटेम्प्ट्स हो चुके थे हमारे, और कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे कि शिक्षा क्षेत्र में ही कुछ बड़ा किया जाए, क्योंकि हम लोग इस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। और एक बात और मैं आपको बताऊं कि जब कोई छात्र यूपीएससी या स्टेट सर्विस की तैयारी कर लेता है तो जी उसका माइंडसेट भी फिर उसी टाइप का हो जाता है। जी, अधिकारी तो बन ही जाता है वो। अधिकारी तो माइंड से तो हाँ, अधिकारी माइंड बन ही से, जाता है, यस बिल्कुल यस बन यस। जाता है। तो लगने लगा कि नहीं, कुछ ऐसा किया जाए कि एजुकेशन में ही कि अगर हम लोग सक्सेस नहीं हुए तो आने वाली जो पीढ़ी है या आने वाले जो युवा हैं जी उनको एक सही मार्गदर्शन दिया जाए, एक सही गाइडेंस किया जाए कि कम से कम उनके सफलता में हम अपने चीज़ों को देख सकें।
तो इसी उद्देश्य से दोबारा मुखर्जी नगर आना हुआ और यहाँ पे कुछ लोगों का सहयोग मिला, साथ मिला और सिलसिला फिर शुरू हो गया। जी, तो जैसे मैं बताऊँ कि अगर कि दिव्यसेन सिंह सर जो है कई छात्रों को जो है मार्गदर्शन दिए, लाखों छात्र इनसे जो लाभान्वित हुए और इस समय इनका अपना खुद का जो है कोचिंग चल रहा है, द ओनली पीसीएस नाम से चैनल भी है और लोगों का भी मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो सर आइए हम टॉपिक पे आते हैं। तो सर अगर हम बात करें पारिवारिक पृष्ठभूमि की, कैसी रही पारिवारिक पृष्ठभूमि? पिताजी, जैसे जितना मैं जानता हूँ पिताजी आपके टीचर थे, एक स्कूल चलाते हैं और अभी उनकी रिसेंटली में भी उनका थोड़ा डेथ हो गया, उसके लिए हम काफ़ी जो है निशब्द हूँ उसके लिए। कैसा रहा पारिवारिक पृष्ठभूमि? कैसे थोड़ा रही? सा मैं संशोधन करूंगा, मेरे पिताजी टीचर नहीं थे जी, विद्यालय चलाते हाँ, थे, विद्यालय स्कूल चलाते विद्यालय थे से related थे। और सोशल वर्कर थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे और बहुत ही नेक इंसान थे। उनका मतलब क्षेत्र में काफ़ी लोगों का सहयोग करना, वही सारी चीज़ें हम लोगों ने भी देखी हुई हैं। और परिवार में काफ़ी मिडिल फैमिली हमारी रही है। मैं अकेला हूँ, मेरी 4 सिस्टर थी, 3 बड़ी, 1 छोटी, सबकी शादी हो गई है और पारिवारिक जिम्मेदारियाँ थोड़ी ज़्यादा थी ही मेरे ऊपर और पिताजी के नहीं रहने के बाद जिम्मेदारियाँ थोड़ी और बढ़ गई हैं। अब उन सारी जिम्मेदारियों को लेते हुए अपनी जो पारिवारिक जिम्मेदारियाँ हैं, सामाजिक जिम्मेदारियाँ हैं और जो छात्रों के भविष्य का जो सपना हम लोगों ने देखा है, उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और आप लोग का सहयोग समर्थन रहा तो हम लोग पिछले 10 सालों में इतने छात्रों को सफलता में अपनी भूमिका निभाए हैं, तो आगे भी इसी तरीके से ईश्वर की कृपा और आप लोगों के सहयोग से निभाते रहेंगे। अच्छा सर, एक पर्सनल क्वेश्चन मैं आना चाहूँगा। जैसे कि कहा जाता है पिता जो है बेटे का मतलब कि सूर्य होता है, सूर्य। तो कैसा जब उनका साया हटा तो आपने कई उतार चढ़ाव उसी बीच देखे, तो कैसा रहा वो दौर, कैसा रहा? उस दौर को सोचकर आज भी मतलब शरीर में सिहरन हो जाती है जी, और बड़ा ही दुखद ये पल होता है कि अगर किसी बेटे इसकी के उंगली ऊपर पर, से हाँ। उनके पिता का साया उठ जाए। जी, मेरा हमेशा से मानना है और मुझे लगता है कि समाज में हर व्यक्ति इस बात को मानता होगा, अगर पिता कुछ भी न करे, सिर्फ वो दरवाजे पे अगर बैठा ही है तो उसकी उतनी ही छाया पर्याप्त होती है। जी, तो अगर आज मेरे सर पे छाया नहीं है तो उसको मैं बहुत भली बात समझ सकता हूँ। जी, जी, जी। तो सर हमारी अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आप कौन से सन में जो है एडमिशन लिया था? मैं वहाँ पे 2001 में ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था जी, और 2004 में ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हो गया था। 2001-2 का बैच था, अच्छा, 2003-4 में मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद पीजी में एडमिशन लिया, 2006 में पीजी कंप्लीट हो गया। अच्छा। अच्छा सर, वो दौर था, वो तो बमों वाला दौर था, वहाँ तो बात मुँह कम चलता था, बम ज़्यादा चलते थे। कोई ऐसा वाक़या और जो हमारे दर्शकों को बताना चाहें आप? देखिए ये मतलब इलाहाबाद जो विश्वविद्यालय का अगर हम नाम लेते हैं ना, तो जो हम लोग जिस दौर में गए थे, मैंने आपसे पहले भी शुरू में कहा जी, कि पढ़ाई का तो एक माहौल था, लेकिन जब छात्र संघ चुनाव शुरू हुआ वहाँ पे, तो मतलब समझिए कि बातें कम होती थी, बम ज़्यादा चलता था। जी, वही। और वहाँ पे ये कहा जाता है कि वहाँ के जो लोकल लोग हुआ करते थे या जो लड़के हुआ करते थे उस दौर के, वो चलते चलते बम बना देते थे। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मतलब पर डे सुनने को आता था कि आज बम चल गया। जी, तो वो दौर थोड़ा सा खतरनाक भी हुआ करता था, लेकिन ये है कि पढ़ने वाले छात्रों के लिए भी बढ़िया था। उसी दौर में सर एक मूवी आई थी हासिल, बिल्कुल इरफान खान की। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे शूटिंग भी हुआ था। वो भी दौड़ते दौड़ते बम बना के जी दिखाया बिल्कुल गया। बिल्कुल, वही सीन जो है इलाहाबाद में, वो समझिए कि पर डे हुआ करता था। जी, चलिए हम सर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सर ये बताइए, हिंदी माध्यम से आप यूपीएससी से जुड़े, लगातार एक एजुकेटर हैं, लगातार लाखों छात्रों को जो है लाभान्वित कर चुके हैं, उनको गाइड कर चुके हैं। सर हिंदी माध्यम का रिजल्ट क्यों लगातार दिनों दिन गिरता जा रहा है, इसका क्या कारण है? देखिए हिंदी माध्यम के रिजल्ट गिरने के कई कारण हैं। मैं कुछ कारणों पे चर्चा करूंगा और आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और ये क्वेश्चन होना भी चाहिए। जी, पहला कारण ये है कि गार्जियन मतलब अपने बच्चे को इतना जल्दी, मतलब इंटर पास 11th और 12th पास करते ही उसको लगता है कि उसको जल्दी से आईएएस बना दो। कई ऐसे गार्जियंस के कॉल मेरे पास आते हैं, पेरेंट्स के कॉल मेरे पास आते हैं। अभी आज ही 2 लोगों का कॉल आया मेरे पास। बच्चा अभी 7th 8th में और अभी से वो परेशान है कि अभी से क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए कि वो आईएएस बन जाए। जी, देखिए ये थोड़ा सा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का ये अंतर है। मेरा मानना ये है कि पहले स्टूडेंट्स को प्रॉपरली एकेडमिक क्लासेज कंप्लीट करनी चाहिए, कम से कम ग्रेजुएशन करने के बाद ही या उसके साथ साथ तैयारी शुरू करें। दूसरी चीज़ है कि जो एकेडमिक बैकग्राउंड होता है जो स्कूलों का, वो यूपीएससी के सिलेबस से मैच नहीं करता है, बहुत कम मैच करता है। जी, जैसे जी।
अगर कॉन्वेंट से कोई पढ़ा हुआ लड़का सीबीएसई बोर्ड से पढ़ करके आ रहा है, तो जब एनसीईआरटी की बुक्स जो यूपीएससी में बेसिक बुक मानी जाती है वो पहले से पढ़ करके आता है। सही बात। और जो हिंदी माध्यम के छात्र आते हैं वो यहाँ पे आने के बाद जब यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं तब वो एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करते हैं, तो ये एक गैप धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है उनका। तीसरी चीज़ है, कुछ कोचिंग संस्थानों का भी रोल इसमें बड़ा है, जो हम लोगों ने पिछले 10-11 सालों से देख रहे हैं। जिसके पास ज़्यादा क्राउड है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जैसे अपने जो उनका बैच शुरू होता है, सेमिनार होता है, उसमें पहले ही बोल देते हैं कि एनसीईआरटी नहीं पढ़नी चाहिए, मेरी कोचिंग का नोट्स पढ़िए, बुक पढ़िए। जबकि मेरा मानना ये है कि बेसिक बुक्स जो होती हैं, जो रेफरेंस बुक होती हैं, एडवांस बुक होती हैं, एनसीईआरटी की बुक्स होती है, ये स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए। जबकि इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट हैं वो इसको प्रिफर करते हैं कि सबसे पहले हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड फिर जो बुक्स होती हैं वो पढ़ते हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी कमी जो मुझे समझ में आती है, अभी जैसे हम लोग टेस्ट सीरीज भी चला रहे हैं, लगातार टेस्ट सीरीज चलाते रहते हैं, हम लोग आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी कराते हैं। तो मैं अंतर देख रहा हूँ कि मेरे यहाँ जो सबसे ज़्यादा संख्या आंसर लिखने की है वो है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स, चाहे वो करोल बाग का स्टूडेंट हो, चाहे लक्ष्मी नगर में रहता हो स्टूडेंट हो, या लखनऊ में है, कानपुर के 2-4 बच्चे हैं जो ऑनलाइन लिखते हैं, वो कमिटेड है अपने टेस्ट को लिखने को लेकर के। लेकिन हिंदी मीडियम में कमी है, उनका क्या कहना होता है कि वो मार्केट से पेपर खरीदे और घर बैठ के लिखते। घर बैठ के लिखने में और एग्जामिनेशन सेंटर पे बैठ के लिखने में दोनों में प्रेशर का जो मेंटल प्रेशर होता है उसका बहुत असर होता है। एग्जामिनेशन हॉल का जो प्रेशर होता है, तो ये एक बड़ी कमी है। और हिंदी मीडियम का स्टूडेंट को लगता है कि जब हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तब लिखना शुरू करेंगे जी। जबकि इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट होता है कि जो पढ़ता जाता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को लिखना शुरू कर देता है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा, एक तो एकेडमिक बैकग्राउंड का असर पड़ जाता है, राइटिंग स्किल का असर पड़ जाता है, और थोड़ा अपने सर्किल का भी असर पड़ जाता है। क्योंकि हिंदी मीडियम के ऊपर जो जनरली जो प्रेशर होता है परिवार का, वो प्रेशर होता है कि जल्दी से जल्दी आप नौकरी पा जाओ। उस नौकरी पाने के चक्कर में जो आज का दौर है, उस लड़के के अंदर क्षमता हम देखते हैं कि वो आईएएस बन सकता है, वो एसडीएम बन सकता है, लेकिन वो अदर जो फॉर्म भरना शुरू कर देता है शुरुआत से ही। जबकि अदर फॉर्म अगर भरना है तो कम से कम 1-2 अटेम्प्ट आप देख लो, अपने आप को जज कर लो, तब मुझे लगता है कि दूसरा फॉर्म। जैसे हमारे इलाहाबाद कहावत थी, कलेक्टर से कंडक्टर तक। बिल्कुल, मैं वही बात अभी बोलना चाह रहा था, लेकिन मैं नहीं किया कि कंडक्टर से कलेक्टर तक और लेखपाल से राज्यपाल तक सारे फॉर्म भर जाते हैं। ये इलाहाबाद की कहावत हम लोग के समय भी बड़ी चलती थी। सर अच्छा बताइए, सही अप्रोच, सही स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए हिंदी माध्यम, मतलब ओवरऑल स्टूडेंटों की सही अप्रोच किस, जैसे सिलेक्शन जल्दी पाया जा सके, क्या होना चाहिए सही अप्रोच? सही स्ट्रेटजी जो होनी चाहिए वो, अगर लड़का ग्रेजुएशन कर रहा है तो उसको ग्रेजुएशन अच्छे तरीके से करना चाहिए, और ग्रेजुएशन के साथ साथ उस बच्चे को एनसीईआरटी और न्यूज़पेपर 2 चीज़ पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। और अगर अच्छे से ग्रेजुएशन कर रहा है तो राइटिंग भी उसको सिखाई जाती है, क्वेश्चन लिखवाया जाता है, टेस्ट होते हैं। वो 3 काम उसको प्रॉपर ग्रेजुएशन करते करते उसको सीख लेना चाहिए। पहला एनसीईआरटी पे, दूसरा न्यूज़पेपर पढ़ने पे, और तीसरा राइटिंग स्किल। जब वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है उसके बाद उसको साल से 1.5 साल का समय और एक्स्ट्रा लगेगा। एक्स्ट्रा क्यों लगेगा कि जब आप एनसीईआरटी के से ऊपर के जो क्वेश्चंस आते हैं जी, उसके लिए आपको फिर बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। तो वो बुक्स पढ़ना हो, फिर मेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हो, पेपर 4 की बात आ जाती है। अगर स्टेट सर्विस में जाएंगे तो यूपी स्पेशल के पेपर की बात आती है, यूपी स्पेशल पेपर 5, पेपर 6 की बात आ जाती है। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा रोकूंगा, अभी सर ने यूपी पीसीएस पेपर 5 भी जो है, जब हमें चेंज हुआ सिलेबस, पेपर 5 पे एक बुक लिखी है। अब बुक काफ़ी जो चर्चा का विषय बना हुआ है, काफ़ी उसमें अच्छे कंटेंट है। इसके लिए सर छात्रों का आपके सहयोग के लिए, आप छात्र बहुत अच्छी उस पर वो भी आ रहा था, फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा था। एक्चुअली क्या, उस बुक को मुझे लिखने में लगभग 8 साढ़े 8 महीने लग गए जी। और वो पूरा यूपी पीसीएस का जो सिलेबस है, एक एक पॉइंट को कवर किया गया उसमें, पेपर 5 और पेपर 6 में। और उस पेपर की डिमांड भी है, और 17 मार्च टक्कर कोई बुक आई नहीं है, कोई बुक मेरे अनुसार नहीं है, क्योंकि नहीं सर, हमने भी देखा है, हमारे भी कई छात्र हैं जो संपर्क में बताए थे कि पेपर 5 की जो दिव्यसेन सर की बुक है, अभी इसका कोई टक्कर नहीं है। वो प्रयास करते हैं कि स्टूडेंट के लिए अच्छा किया जा सके। जी जी। तो सर ये बताइए, तो क्या स्ट्रेटजी बात चल रही थी, और क्या सुधार करना चाहिए? मुझे लगता है कि अगर ग्रेजुएशन से अगर कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है तो न्यूज़पेपर, एनसीईआरटी, राइटिंग स्किल, और उसके बाद उसे साल भर से 1.5 साल और समय चाहिए। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ मैं बोलूँगा, थोड़ा सा स्टूडेंट्स को टेक्निकल होना पड़ेगा। टेक्निकल का मतलब है कि जनरली स्टूडेंट हार्ड कॉपी मार्केट में खोजता है कि कौन सी मैगजीन आई, कौन सा न्यूज़पेपर आया,
मुझे लगता है कि उसकी जगह थोड़ा सा उसको अगर वो टैब पे या अपने मोबाइल पे जो कुछ वेबसाइट्स बहुत अच्छी हैं, जैसे गवर्नमेंट की वेबसाइट जितनी भी हैं, जी जी। तो उस वेबसाइट्स को अगर आप देखते हैं, पढ़ते हैं, तो जीएस के काफ़ी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाती हैं और ज़्यादा आपको इधर-उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मुझे ये लगता है कि स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा डाइवर्ट होने की बजाय ना, वो कम बुक पढ़े लेकिन कई बार पढ़े। जी। ये शुरू से रहा है कि और अगर ये बात आप किसी भी सिलेक्टेड कैंडिडेट से पूछेंगे भी, तो उसका भी हमेशा यही कहना है कि कम बुक पढ़िए लेकिन उसको कई बार रिसोर्सेज पढ़िए। कम हो, सोर्सेस उसका दोहन मैक्सिमम हाँ हो। बिल्कुल, जी। क्योंकि उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आए अगर एग्जाम में, वो गलत नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, जब से देख रहे हैं यूपी पीसीएस की बात कर लें, तो यूपी पीसीएस जो सिलेबस चेंज हुआ, वहाँ भी लगातार हिंदी माध्यम के छात्रों का ग्राफ गिरता हुआ। टॉपर्स में देख लीजिए लगभग इंग्लिश माध्यम छात्र। यहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है? देखिए, प्रॉब्लम मैंने आपको अभी जो बात बोली यूपीएससी के लिए, यही चीज़ यूपी पीसीएस के लिए भी लागू जी। होता है कि जो कई एग्ज़ाम पे फोकस कर रहे हैं वो, क्योंकि साल में अगर आप 2 एग्ज़ाम भी एक्स्ट्रा देते हैं, तो मिनिमम 1-1 महीने करके 2 एग्ज़ाम में 2 महीना आपका चला जाता है। जी। और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को जैसे मेरी आदत है कि मैं वीक में ज़रूर 2-3 दिन करोल बाग, राजेंद्र नगर जाता हूँ और मैं देखता रहता हूँ वहाँ पे कि वो लड़का उस एग्ज़ाम को लेकर के बड़ा फोकस्ड है। लेकिन अभी हमारे यहाँ ही कई बार ऐसा होता है कि क्लासेस चल रही हैं, लड़का चला गया सिपाही का एग्ज़ाम दे रहा है, अब दरोगा का एग्ज़ाम आया तो उसमें फिजिकल की तैयारी करने लगा। थोड़ा कंसंट्रेशन की कमी है, कमिटमेंट की कमी जी है। जी जी। और मुझे लगता है कि हर बच्चे के अंदर वो क्षमता होती है कि वो किसी भी ऊंचाई पे जा सकता है। कभी भी उसको ये मतलब अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए कि नहीं मुझसे नहीं होगा। बिल्कुल हो सकता है आपसे, लेकिन आपको अपनी गलती को स्वीकारना पड़ेगा। अपनी गलती को स्वीकार करिए और गलती को स्वीकार करने के साथ ही अपनी लक्ष्य की तरफ मजबूती से आगे बढ़िए। और सबसे बड़ा जो चीज़ होता है ना, वो अपने ऊपर विश्वास। अपने ऊपर विश्वास करिए, जीवन में आप कभी फेल हो ही नहीं सकते। तो सर, अगली बात हम आना चाहें कि अगर जो आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र हैं, उनके लिए क्या सर, कैसे वाईएएस बने अपने घर से ही रह के? उनके लिए क्या सजेशन क्या देंगे आप, क्या सुझाव देंगे? ऐसे कई छात्र मेरे संपर्क में जाते, आपके भी आते बिल्कुल, रहेंगे, बिल्कुल, जो बिल्कुल। गांव, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है दिल्ली आने का, इलाहाबाद जाने का। ऐसे छात्र सर कैसे, उनको क्या सहयोग दे देखिए, सकते? अगर मैंने आपको एक बात बोली कि अगर हमने ठान लिया है तो उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो ऐसे अगर छात्र हैं जिनको आर्थिक समस्याएं आती हैं, तो पहले तो उनको, अगर दिल्ली या इलाहाबाद या लखनऊ नहीं जा पा रहे हैं, रूरल एरिया में अगर हैं वो ऑनलाइन क्लासेज का सहारा ले सकते हैं। आजकल क्या हुआ है कि ऑनलाइन में ऑफलाइन जैसी ही सुविधा, कुछ मामलों में ऑफलाइन से भी अच्छी सुविधाएं हैं, जैसे क्लास या टेस्ट जो भी चीज़ें हुई, वो प्रॉपर उनके पास कई बार देखने की सुविधा होती है, वो देख सकते हैं। फ़ीस काफ़ी कम है, जहाँ आप अगर दिल्ली में आते हैं, मुखर्जी नगर में आते हैं, 1.5-2 लाख फ़ीस देते हैं, जी। वहाँ पे 5-7 हज़ार 10 हज़ार रुपये में काम चल जाएगा आपका। तीसरी चीज़ है कि अगर कोई लड़का तैयारी कर रहा है और बिल्कुल भी पैसा नहीं है, आर्थिक स्थिति ज़्यादा ख़राब है, मुझे लगता है कि 2-3 घंटा उसको एक्स्ट्रा टाइम निकाल करके, जैसे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना हो गया या कहीं पे कंटेंट लिखना हो गया। आजकल ऑनलाइन ढेर सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे कंटेंट की डिमांड होती है। और मुझे लगता है कि अगर कोई लड़का यूपीएससी या स्टेट सर्विस की तैयारी कर रहा है, तो जो सिंपल ब्लॉग्स वगैरह हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे कंटेंट की डिमांड होती है। अभी आप चले जाइए लिंक्डइन पे खोज लीजिए या अपना नौकरी करके कई साइट्स हैं, नौकरी.com है, अगर उस पर आप जाएंगे देखेंगे तो ना कंटेंट के लिए ढेर सारी आते हैं। तो वहाँ पे आप कंटेंट लिखेंगे तो इतने मतलब पैसा आपको मिल जाता है जिससे आपके अपने बुक्स के और फीस देने के खर्चे निकल सकते हैं। जी। तो ये रही हमारी बातचीत जो है दिव्यसेन सिंह जी से। अगर हम बात करें तो हमारे एक जहन में एक वाक्य आता है, एक शेर है आता है, इतर से कपड़ों महकाना कोई बड़ी बात नहीं, मज़ा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। ऐसी शख्सियत है दिव्यसेन सिंह जो है। आइए आगे की खबर ऐसे ही रोचक जो है लोगों से जुड़ने के लिए, एजुकेशन के टॉपिक पर जुड़ने के लिए ऐसे ही हमारे द डिग बाइट चैनल पर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा और धन्यवाद भी कहूँगा कि ऐसे मतलब जो आप सीरीज़ लेकर के चल रहे हैं, ये छात्रों के लिए बड़ा फ्रूटफुल होगा। जी सर। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि अगर कोई भी छात्र, कोई लगता है अगर उसको कि वो मुझसे जुड़ना चाहता है, जी सर, हाँ भूल गया था मैं, हाँ अगर कोई जुड़ना चाहता है, अगर उसको किसी भी तरीके की कोई समस्याएं हैं, कोई मुझसे सहयोग चाहिए रिजल्ट को लेकर के, तो वो आप जुड़ सकते हैं। डायरेक्ट मुझसे भी जुड़ सकते हैं या आपके चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और हमारी तरफ से और हमारी पूरी टीम जो द ओनली पीसेस की टीम है, पूरा सहयोग आपका करेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।